नमस्कार। ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिन्हें लगता है कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें याद नहीं होता, या फिर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि भाई हम पढ़ने में मन ही नहीं लगता। तो इस समस्या का जो समाधान है वो जालोर कोचिंग सेवा संस्थान आपके लिए लेकर आया है। मैं अभिमन्यु आप सभी का जालोर कोचिंग सेवा संस्थान में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की जो वीडियो है ये राजस्थान के उन सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान जीके है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप अपना फीडबैक जरूर देना कि आपने पूरे यूट्यूब पर कम समय में ये जानकारी उपलब्ध की, या फिर ये जो क्लास है आपको रिवीजन के तौर पर आप लेके चलो तो भी आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 मिनट में इसका रिवीजन कर सकते हो। हमारा जो क्लास का मुख्य उद्देश्य है कि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उपलब्ध करवाना, जिसे आप बहुत ज्यादा समय व्यस्त कर लेते हो, बहुत ज्यादा समय निकाल देते हो एक छोटी सी जानकारी के लिए। चलिए बिना देरी के एक टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसे अपन देखते हैं कि भाई राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं नदियों से कि भाई जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो क्या है, कौन कौन सी नदियां हैं, इन नदियों की क्या विशेषता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बिल्कुल कम समय में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों कि भाई जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, तो अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि जो नदियां होती है ना, नदियों के जो आसपास का क्षेत्र है या फिर जो नदियों का बहाव है उसको अपन कहते हैं अपवाह तंत्र। कि भाई एक नदी है, इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, वो कहां से गुजरती हैं, कहां पर बांध बने हुए हैं, कहां पर झील वगैरह है, उसको अपन अपवाह तंत्र कहते हैं। तो जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है इसको अपन 3 भागों में बांटते हैं कि भाई एक तो अरब सागर वाला अपवाह तंत्र, कि भाई ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं, वहां पर कहीं पे राजस्थान से शुरू होती हैं और अरब सागर तक पहुंचती हैं, उसको अपन कहते हैं अरब सागर वाला अपवाह तंत्र। दूसरा है कि बंगाल की खाड़ी वाला अपवाह तंत्र, कि भाई भारत की तरफ आप देखोगे कि भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है। तो ऐसी राजस्थान की बहुत सारी नदियां हैं जो डायरेक्ट तौर पर बंगाल की खाड़ी में जल तो नहीं गिराती, लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिराती हैं उसमें भी राजस्थान की नदियों का पानी है। कहने का मतलब साफ है कि राजस्थान की बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिराने वाली जो नदियां हैं, जल गिराने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों की सहायक नदी है, उसको अपन कहेंगे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। तीसरा है आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र का मतलब ये होगा कि राजस्थान में ही शुरू हो गई, किसी पहाड़ी से नदी का निर्माण हुआ और किसी एक वीरान जगह पर वो समाप्त हो गई, उसको अपन कहेंगे आंतरिक प्रवाह तंत्र। देखिए सबसे पहला वाला है कि भाई अरब सागर अपवाह तंत्र है, तो इसकी एक ट्रिक भी आप याद रख सकते हो और बाकी छोटी छोटी नदियां हैं उन नदियों के नाम याद रखने। ट्रिक याद रखोगे तो थोड़ा सा बेहतर लगता है कि भाई परीक्षा में ट्रिक जल्दी से याद आ जाती है। तो आपको अरब सागर का अपवाह तंत्र जानने के लिए अपने एक ट्रिक है कि सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा, सलमा अरब सागर के पश्चिम में सोजा। इसमें अरब सागर वाली जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के नाम हैं। पहली नदी है कि स का मतलब साबरमती नदी, ल का मतलब लोनी नदी, मा का मतलब माही नदी। उसके बाद में अरब सागर है, तो अरब सागर के बारे में आप जानते ही हो। उसके बाद में पश्चिम है तो पश्चिमी बनास, शो का मतलब शोम और जा का मतलब जाखम नदी। 6 नदियां याद रखनी है, साबरमती, लोनी, माही, पश्चिमी बनास, सोम और जाखम नदी। ये नदियां क्या होती है कि राजस्थान से तो निकलती ही है, लेकिन पानी कहां गिरेगी, अंत में समाप्त कहां पर होगी, तो अरब सागर। इसमें एक नदी है जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है जिसको अपन जानते हैं लूनी नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? लूनी नदी तंत्र। अब लूनी नदी तंत्र बहुत बड़ा है, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, बाएं तट से मिलती हैं, दाएं तट से मिलती हैं। इनके बारे में अब थोड़ा सा जानकारी लें कि आपको किस तरह से याद होगा। तो दोस्तों अपने यह क्या करना है कि 2 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं, 2 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। एक तो अपने नागपाड़ी का नाम याद रखना है कि भाई अजमेर में एक नागपाड़ी है, दूसरी है पुष्कर की पहाड़ियां। दोनों ही अजमेर में, नागपाड़ी और एक पुष्कर की पहाड़ी। दक्षिण में जाएंगे तो अपन को नागपाड़ी मिलती है और थोड़ा सा उत्तर में आएंगे अजमेर के तो वहां पर अपन को पुष्कर की पहाड़ियां देखने को मिलती है। इन 2 पहाड़ियों से 2 नदियां निकलती हैं। जो अपने नागपाड़ी है वहां से तो एक नदी निकलती है साबरमती नदी, और एक पुष्कर की पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है? सरस्वती नदी। जब ये 2 नदियां अजमेर वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती है, गोविंदगढ़, कौन सी गढ़? गोविंदगढ़ एक जगह पड़ती है, तो वहां पर सरस्वती नदी और दूसरी है सागरमती नदी, ये दोनों नदियां मिलती है। उसके बाद में एक नई नदी का निर्माण होता है, उस नदी को अपन लूनी नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी के नाम से जानते हैं? लूनी नदी के नाम से जानते हैं।
अब आपको आज पहली बार पता चला होगा कि लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ी से ना होकर के दो नदियों के मिलने से होता है, और वो स्थान कौन सा है? गोविंदगढ़ है। कौन सा है? गोविंदगढ़ है। तो अपने याद रखना है कि पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती नदी निकलती है, आगे चलती है, और इसी के किनारे एक झील है, उस झील का नाम है पुष्कर झील। क्या नाम है? पुष्कर झील। ये नदी आगे बढ़ती है, गोविंदगढ़ से थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जोधपुर वाले क्षेत्र में आ जाती है, और जोधपुर वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ती है खेजड़ली। खेजड़ली आपने नाम सुना होगा, अमृता देवी जिन्होंने खेजड़ियों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, वही गांव खेजड़ली। और वहां पर इसके दाएं तट से, कौन से तट से? दाएं तट से, दाएं तट से एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। क्या नाम है? जोजड़ी नदी। तो दो नदियां निकली, सरस्वती, सागरमती, गोविंदगढ़ आया। गोविंदगढ़ आने के बाद में एक नई नदी बनी, लूनी नदी, और वो थोड़ी सी और आगे बढ़ी, खेजड़ली गांव आया जोधपुर वाला, और इसमें एक नदी आकर के और मिली, कौन से तट से? दाएं तट से मिली, और उस नदी का नाम क्या था? जोजड़ी नदी। क्या नाम था? जोजड़ी नदी। दोस्तों ये याद रखना कि ये जो जोजड़ी नदी है, ये अपने नागौर में पहाड़ियां हैं, उस पहाड़ियों का नाम है पोडलू। क्या नाम है? पोडलू पहाड़ी। वहां से निकलती है, और 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में खेजड़ली में ये मिल जाती है। इसी जोजड़ी नदी की एक विशेषता है कि लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। दूसरी विशेषता यह है कि लूनी नदी के दाएं तट से, लूनी नदी के दाएं तट से मिलने वाली एकमात्र नदी है, और उस नदी का नाम है जोजड़ी नदी। यहां तक समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि भाई यही लूनी नदी आगे चलती है, और एक गांव आता है लखरथम गांव। कौन सा गांव? लखरथम गांव आता है, और लखरथम गांव में दाएं तट से नदियां बहुत सारी मिलेगी, दाएं तट से नदियां 6-7 नदियां मिलेगी, और उन नदियों के नाम पहले तो याद रखेंगे। तो भाई पहले नंबर पर मिलेगी बांडी नदी। कौन सी नदी मिलेगी? बांडी नदी। दूसरे नंबर पर मिलेगी लीलड़ी नदी, तीसरे नंबर पर मिठड़ी नदी, चौथे नंबर पर शुक्ली नदी, पांचवें नंबर पर आपके जवाई नदी, छठे नंबर पर आपके जसवंतपुरा पहाड़ी से निकलती है सागी नदी, और सातवें नंबर पर आपके मिलेगी आपके मित्री नदी। इन नदियों के नाम याद रखना है, स्थान तो अपने आप याद हो जाएंगे। पहले नंबर पर बांडी नदी, तो याद रखना बांडी एक पाली की तहसील है, बाली, पाली की तहसील बाली, पाली जिले की तहसील है बाली। वहां से एक नदी निकलती है, और उस नदी का नाम क्या है? बांडी। और इसी बांडी की एक सहायक नदी है, और उसी सहायक नदी का नाम क्या है? गुहिया नदी। क्या नाम है? गुहिया नदी। और गुहिया नदी का पानी बांडी में मिलता है, और यही बांडी नदी आकर के जाकर के लखरथम गांव में लूनी नदी में मिल जाता है। नदी और आगे बढ़ी, चलो बड़ी नदी है, और उसके बाद में एक और बाएं तट से मिलती है, उस नदी का नाम भी क्या है? लीलड़ी नदी, जो भी अपने पाली से आती है। तीसरे नंबर की नदी की बात करें तो मिठड़ी नदी है। मिठड़ी नदी भी कहां से आती है? तो अपने याद रखना है पाली से आती है। ये जो मिठड़ी नदी है ना, ये बालोतरा के पास में जाकर के मिल जाती है। आपको एक इस लूनी नदी की विशेषता आपको याद रखनी है कि इसको आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं, आधी खारी और आधी मीठी नदी भी कहते हैं। तो जहां तक ये जो मिठड़ी नदी है ना, जहां तक पहुंचती है, वहां तक लूनी नदी का पानी क्या है? मीठा। उसके बाद में आप देखोगे कि बालोतरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मिट्टी की जो लवणता है ना, वो बहुत ज्यादा है, और इसी मिट्टी की लवणता के कारण इसी लूनी नदी का जो पानी है वो खारा हो जाता है। क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। उसके बाद में ये बालोतरा पहुंचती है, उसके बाद में ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। उसके बाद में और आगे जाते हैं, और आगे जाते जाते एक गांव आता है समदड़ी। कौन सा गांव आता है? समदड़ी, जो एक आपके क्या है? रेलवे जंक्शन भी है, रेलवे जंक्शन भी है, वही समदड़ी गांव आता है। और इसी समदड़ी गांव में एक देसूरी से निकलने वाली नदी सुकड़ी नदी। कौन सी नदी? सुकड़ी नदी। यही सुकड़ी नदी जो देसूरी पाली से निकलती है, और यही समदड़ी में आकर के मिल जाती है। और इसी सुकड़ी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? बाकली बांध। क्या नाम है? बाकली बांध। आपको कमेंट करके बताना है कि बाकली बांध है वो कौन से जिले में बनाया हुआ है, बाकली बांध है वो कौन से जिले में बनाया हुआ है। तो अपने याद रखना है कि ये जो सुकड़ी नदी है समदड़ी में आकर के मिल गई, नदी और आगे बढ़ने के बाद में एक गांव आता है बाड़मेर का। उस बाड़मेर के गांव का नाम क्या है? गुड़ामालानी। क्या नाम है? गुड़ामालानी। और गुड़ामालानी में एक नदी का नाम याद रखना है, जवाई नदी। कौन सी नदी? जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम कहां से होगा? पाली से होगा। कहां से होगा? पाली से होगा। अब याद रखना जवाई नदी का उद्गम पाली से तो होता है, लेकिन इसकी पहाड़ी का नाम पूछा जाता है, और उस पहाड़ी का नाम याद रखना गौरिया पहाड़ी। कौन सी है? गौरिया पहाड़ी से निकलते हैं, नदी थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में पाली में एक जगह पड़ती है सुमेरपुर। कौन सी? सुमेरपुर। वहां पर एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का नाम क्या है? जवाई बांध। जवाई बांध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरा कि भाई ये मारवाड़ का, इसको अमृत सरोवर भी कहते हैं, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ में बहुत ज्यादा मरुस्थल है, और एक मरुस्थल में पानी मिल जाए तो क्या चाहिए? उसको अपन क्या कहेंगे? मारवाड़ का अमृत सरोवर। और दूसरी बात याद रखना कि ये जो जवाई बांध है ये पाली में बना हुआ है। इसी जवाई नदी की एक सहायक नदी है, सिरोही से निकलती है, शेरगढ़ पहाड़ियों से, और उसी
नदी का नाम क्या है? खारी नदी। क्या नाम है? खारी नदी। अब खारी नदी है तो पानी खारा नहीं है। खारा तो कब होगा? जब लूनी नदी में मिलेगा बालोतरा के बाद में। तो ये जो खारी नदी है कहां से निकलती है? शेरगढ़ पहाड़ी से निकलती है, जवाई नदी में मिल जाती है। एक स्थान आता है सायला, सायला में जाकर के ये जवाई में मिल जाती है खारी नदी। उसके बाद में यही जवाई नदी और आगे बढ़ती है और गुड़ामाला गांव आता है और वहां पर जाकर के लूनी में मिल जाती है और इसका पानी भी खारा हो जाता है। नदी और आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद में ये जालोर वाला क्षेत्र आ जाता है और जालोर वाले क्षेत्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। कौन सी? जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और उसी नदी का नाम क्या है? सागी नदी। ये बिलूनी में मिल जाती है। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं तो अपने जो जालोर वाला क्षेत्र है, जालोर वाले क्षेत्र में भी जालोर की बहुत सारी पहाड़ियां हैं और वहां से एक नदी का निर्माण होता है और ये भी आपके किस में मिल जाती है? लूनी नदी में मिल जाती है। और जालोर की पहाड़ियों से नदी निकलने वाली है, इस नदी का नाम क्या है? मित्री नदी। क्या नाम है? मित्री नदी। उसके बाद में ये नदी और आगे बढ़ती है, गुजरात में पहुंचती है। गुजरात में पहुंचने के बाद में आप देखोगे कि गुजरात वाला क्षेत्र है ना, वहां पर एक पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण, उसमें जाकर के विलीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि इतना पानी इस नदी में है नहीं। तो धीरे 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 करके वो पानी सूख जाता है। इस नदी के बारे में 2-3 फैक्ट और हैं, वो याद रखने कि भाई इस नदी की जो लंबाई है टोटल, कि भाई नाग और पुष्कर पहाड़ियों से लेकर के कच्छ के रण तक इसकी लंबाई कितनी है? तो अपने याद रखना है 495 किलोमीटर है। कितनी है? 495 किलोमीटर है। दूसरा एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि भाई राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में अपने याद रखना है कि बहुत सारे एग्जामों में 350 भी माना है और बहुत सारे एग्जामों में 370 भी माना है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख जाए, 350 वाला या 370 वाला, आप दोनों में से किसी भी को भी कर सकते हैं, आपका आंसर राइट होगा। दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। इसके बहुत सारे उपनाम भी है कि भाई इसको आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहते हैं, इसको अपन साकरी नदी भी कहते हैं, उसके बाद में सागरमती भी कहते हैं। उसके अलावा कि भाई एक कवि हुए थे कबीरदास जी, और उसको उन्होंने क्या कहा था कि भाई अंत सलीला इस नदी का नाम भी दिया। ये सवाल पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर है, इसी यूट्यूब चैनल के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहां पर आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बहुत ही एचडी क्वालिटी में। तो ये अपने लूनी नदी का था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में आपने लूनी नदी का पूरा अध्ययन कर दिया। एग्जामिनर के औकात नहीं है कि भाई इसके ज्यादा आपसे कोई सवाल पूछेगा। दूसरी नदी अपन बात करें कि भाई एक और नदी है, उसका भी अपन छोटी नदी है, उसके बारे में अपन याद करें तो दूसरी नदी का नाम क्या है? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। माही नदी के बारे में अपने ये याद रखना है कि राजस्थान के 3 जिलों से होकर के गुजरती है, कहां जाती है और कहां से उद्गम होता है। 5 बात नॉर्मल से याद रखना है। उद्गम तो अपने याद रखना है मेहंद झील। मेहंद झील कौन सा? मेहंद झील। चलो मेहंद झील ऑप्शन में नहीं आया तो अपने याद रखना है कि अमरोरू पहाड़ी, अमरोरू पहाड़ी मध्य प्रदेश, अमरोरू पहाड़ी मध्य प्रदेश या मेहंद झील मध्य प्रदेश, वहां से माही नदी का उद्गम होता है, सीधी जाती है राजस्थान में, बोरकोट गांव से प्रवेश कर लेती है, उसके बाद में प्रतापगढ़ पहुंचेगी, प्रतापगढ़ के बाद में डूंगरपुर पहुंचेगी, डूंगरपुर के बाद में आइए गुजरात में पहुंचेगी। तो मेहंद झील के बारे माही नदी के बारे में ये याद रखना है कि मेहंद झील से उद्गम हो गया, बांसवाड़ा में आई, प्रतापगढ़ में आई, डूंगरपुर में गई और उसके बाद में गुजरात में चली गई। उसके बाद में ये गुजरात में जाती है और अंत में खंभात की खाड़ी, कहां पर? खंभात की खाड़ी में जाकर के ये अरब सागर में विलीन हो जाती है। ये तो नॉर्मल सी जानकारी है माही नदी के बारे में, लेकिन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की या राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और वो यही नदी है माही नदी। इसी कर्क रेखा को 2 बार काटने के लिए यह नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए याद रखना है कि मेहंद झील से या फिर अमरोरू पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ मध्य प्रदेश में, उसके बाद में राजस्थान में आ गई। पहला जिला बांसवाड़ा आया, बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव आया और वहां पर ही एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम क्या है? तो अपने याद रखना माही बजाज सागर बांध। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। और ये जो बांध है इसकी अगर लंबाई की बात करें तो अपने याद रखना कि यही इसकी लंबाई है 3109 मीटर, 3109 मीटर। उसके बाद में और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसी पर एक और बांध बना होता है और उस बांध का नाम क्या है? कागदी पिकअप बांध। ये भी अपने कहां पर बना हुआ है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ये नदी समाप्त हो जाती है, आगे गई दूसरे जिले में गई। दूसरे जिले में कौन सा है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में गई और इसके दाएं तट से, कौन से तट से? दाएं तट से, तो भाई इसके दाएं तट से एक नदी आकर के मिलती है और उस नदी का नाम क्या है? एराव नदी। कौन सा नदी? एराव नदी। कहां से उद्गम होता है? प्रतापगढ़ में। संगम कहां पर हो जाता है? बांसवाड़ा, सॉरी हाँ सही है भाई, प्रतापगढ़ से उसका उद्गम होता है और बांसवाड़ा में इसका क्या हो जाता है? संगम हो जाता है और उसके बाद में प्रतापगढ़ आता है। उसके और आगे बढ़े तो प्रतापगढ़ से एक भी नदी प्रतापगढ़ में संगम नहीं होता है। याद रखना कि प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पर एक भी नदी का संगम नहीं होता है माही नदी में। हाँ, वहां से नदियां बहुत आती हैं लेकिन दूसरे जिले में जाकर के मिलते हैं। तब जैसे कि मान के चलो कि प्रतापगढ़ में एक
नदी है जिसका नाम क्या है, जाखम नदी। वहां पर एक पहाड़ियां हैं, भंवर माता पहाड़ी। भंवर माता पहाड़ी से एक नदी निकलती है, जाखम नदी, जिसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। यही जाखम बांध आगे जाकर के बेणेश्वर नाम एक स्थान पर, जो बेणेश्वर वाला जो जगह है वो अपने पड़ता है डूंगरपुर में। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में। कई नदी है, बांसवाड़ा में प्रवेश हुई, इसमें एक नदी मिली एराब नदी, दो बांध बनाए हुए हैं, कागरी पिकअप बांध और दूसरा माही बजाज सागर बांध। उसके बाद में प्रतापगढ़ में गई, प्रतापगढ़ में जाने के बाद में एक भी नदी प्रतापगढ़ में नहीं मिली। उसके बाद में आगे जाकर के डूंगरपुर में गई और डूंगरपुर में पहली नदी आकर के मिली। यहाँ पर त्रिवेणी संगम हुआ तीन नदियों का, सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। जाखम नदी प्रतापगढ़ से आई, सोम नदी आपके उदयपुर वाले क्षेत्र से आई और माही नदी मध्य प्रदेश से आई, जो प्रतापगढ़ से होकर के मुख्य नदी आई है। तो अपने जाखम नदी के बारे में याद रखना है कि भंवर माता पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इसी पर एक जाखम बांध बना हुआ है और उसके बाद में ये एक्चुअली में तो सोम नदी में मिल जाती है, लेकिन थोड़ा सा पास वाला क्षेत्र है, तो बेणेश्वर वाला क्षेत्र है, जिसे अपन आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। यहाँ पर आकर के नदी सोम नदी, जाखम नदी और माही नदी तीनों त्रिवेणी संगम बना देते हैं। सोम नदी की बात करें तो अपने यहाँ पर उदयपुर वाला जो क्षेत्र है, अरावली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक पहाड़ी है, बिछामेड़ा की पहाड़ियां। कौन सी? बिछामेड़ा की पहाड़ियां। उदयपुर से इसका उद्गम होता है और उसके बाद में यह नदी आगे बढ़ती है और उदयपुर में अरावली वाली पहाड़ियां हैं, वहां से एक और नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? कागदर नदी। कौन सी नदी? कागदर नदी, जो आपके सोम नदी की सहायक नदी है। कौन सी? सोम नदी की सहायक नदी है। तो याद रखना कि जो कागदर नदी है, सोम नदी में कौन से भाग से निकलती है? तो अपने याद रखना दाएं भाग से निकलती है। कौन से भाग से? दाएं भाग से निकलती है कि बाएं भाग से? याद रखना दाएं नहीं, बाएं आएगा, सॉरी, बाएं भाग से निकलती है। बाएं भाग में आकर के ये मिल जाती है कागदर नदी। जब ये सोम नदी और कागदर नदी यहां पर मिलती है तो यहां पर तीन परियोजना लगातार चलाई जा रही है, विद्युत परियोजनाएं। कागदर नदी और सोम नदी, उसके संगम पर सोम कागदर परियोजना चलाई जा रही है। सोम कागदर परियोजना के बारे में विशेष अब हम डिटेल से करेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। दूसरे नंबर पर दूसरी परियोजना है सोमकली परियोजना। कौन सी? सोमकली परियोजना। तीसरे नंबर पर है सोम कमला अंबा परियोजना। इनका क्रम याद रखना है, सोम कागदर परियोजना, सोमकली परियोजना, सोम अंबा और कमला परियोजना, तीन परियोजना चली जा रही है। उसके बाद में ये सोम नदी आगे बढ़ी, बेणेश्वर आया, बेणेश्वर में दूसरी नदी आई जाखम नदी, सोम नदी आई, तीसरी नदी अपने माही आई और यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना और यही त्रिवेणी संगम आदिवासियों का कुंभ कहलाया। आदिवासियों का कुंभ कहलाया। ये नदी और आगे बढ़ी, डूंगरपुर में और आगे बढ़ी और डूंगरपुर में आगे बढ़ने के बाद में इसके बायां भाग है, सॉरी बायां भाग है, कौन सा? बायां भाग है। बाएं भाग से एक नदी आई, मध्य प्रदेश से आई। आपसे मध्य प्रदेश से आई और कहां से उद्गम हुआ था उस नदी का नाम? कालिंजरा पहाड़ी। कौन सा? कालिंजरा पहाड़ी, मध्य प्रदेश से। उस नदी का नाम था चाप नदी। क्या नदी था? क्या नाम था? चाप नदी। और ये अपने डूंगरपुर में आकर के माही नदी में मिल गए। नदी माही नदी और आगे बढ़ी, अपने एक स्थान आया गलियाकोट वाला स्थान, तो इसके दाएं तरफ से एक नदी और आई और उस नदी का नाम क्या था? मोरेन नदी। और अपने याद रखना कि मोरेन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो मोरेन नदी का उद्गम होता है डूंगरपुर की पहाड़ियों से। कहां होता है? डूंगरपुर की पहाड़ियों से। नदी और आगे बढ़ी और गलियाकोट के पास वाला जो क्षेत्र है वहां से मध्य प्रदेश से एक और नदी आई, उस नदी का नाम था हिरण या अनास नदी। उसको अपन वैसे तो अनास नदी कहते हैं, हिरण उसकी सहायक नदी है। अनास नदी का उद्गम अपने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना, विंध्याचल जो मध्य प्रदेश का मुख्य पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल, उसी विंध्याचल पहाड़ियों से अनास नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में इसमें एक हरण नदी आकर के मिलती है और यही नदी आगे जाकर के गलियाकोट के पास में किसमें मिल जाती है? माही नदी में मिल जाती है। ये राजस्थान की बहुत सारी नदियां हो गई। उसके बाद में ये माही नदी गुजरात में प्रवेश करती है और यहीं पर एक बांध बना हुआ है गुजरात में, जिसको अपन कहते हैं कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात में बना हुआ है माही नदी में। माही नदी में राजस्थान में कहां पर बांध बना हुआ है? तो अपने याद रखना है बांसवाड़ा में कागदी पिकअप बांध और दूसरा है माही बजाज सागर बांध। उसके बाद में माही नदी और आगे बढ़ती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। यह था अपने माही नदी के बारे में। और माही नदी के बारे में दो तीन फैक्ट और याद रख सकते हो, रख लेना कि जो इसकी लंबाई है वो 576 किलोमीटर है और कहीं पर 580 किलोमीटर भी बताते हैं। 576 या फिर 580 किलोमीटर भी बताते हैं, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। उसके बाद में अब ये तो याद ही रखोगे कि माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये 2 नदियां थी जो अपने अरब सागर में जल गिराने वाली थी। राजस्थान की प्रमुख 2 नदियां थी, एक का नाम लूनी नदी था और दूसरे का नाम था माही नदी। इसमें कौन सा फैक्ट छूट गया आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो नहीं भूलना है। यही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और इसी तरह से आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हो तो आप सभी का जालोर कोचिंग सेवा संस्थान में स्वागत है और अभिनंदन है। किसी भी आपको इंक्वायरी करनी है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं
7230818185। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका हर समस्या का समाधान जालोर कोचिंग सेवा संस्थान में मिलेगा।